मैं शिवम, आपका दोस्त, स्वागत करता हूं कहानी की इस दुनिया में। अमेरिका के न्यू जर्सी में 5 दोस्तों का एक ग्रुप था। वो एक दूसरे के कलीग थे। क्योंकि वो एक ही ऑफिस में काम करते थे, इसलिए जब भी छुट्टियां लगती तो कहीं पे घूमने जाने का प्लान एक साथ ही बनाया करते थे। उन सभी को एडवेंचर बहुत पसंद था। एडवेंचर ऐसा जैसे कि किसी पहाड़ों पर घूमने जाना, किसी सुनसान इलाके में कैंपिंग करना। वैसे कैंपिंग करना उनका फेवरेट काम था, पर उन्हें एडवेंचर इतना भी पसंद नहीं था कि वो उसके लिए कोई भारी खतरा उठाएं। वैसे अब तक वो कुछ नदियों के किनारे और कई पहाड़ों पर कैंपिंग कर चुके थे। किसी नदी के किनारे या पहाड़ पर एक टेंट में रहना, बोन फायर और म्यूजिक, उन लोगों की मस्ती, ये सब उनके लिए अपनी थकान दूर करने का एक जरिया था। साथ ही साथ उनका शहर में रह रहकर शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से मन ऊब जाया करता था। प्रकृति की गोद में उन्हें बड़ा आराम मिलता था। उनकी खुशकिस्मती ये थी कि उन 5 को यही पसंद था। इससे उनके बीच की बॉन्डिंग बड़ी अच्छी हो गई थी। उनके ग्रुप में 3 लड़के थे, 2 लड़कियां। लड़कियों का नाम था सोनिया और जैकलीन। लड़कों में एक का नाम था रिचर्ड, दूसरे का नाम था जॉय और तीसरे का नाम था पार्कर। इन सब की उम्र में भी ज्यादा अंतर नहीं था। इस बार लॉन्ग वीकेंड पर उनका प्लान था न्यू जर्सी के आसपास किसी जंगल में जाकर कैंपिंग करना। पर जैसा कि मैंने बताया, उन्हें ज्यादा रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अक्सर ये कोशिश करते कि उन्हें आसपास का कोई गाइड मिल जाए जो उनके इस कैंपिंग में उनकी सहायता करे, उन्हें वहां होने वाले खतरों से आगाह करवाए। क्योंकि जब हम किसी नदी या जंगल या पहाड़ पर होते हैं तो वहां पर कई जंगली जानवरों का खतरा भी होता ही है। वो इन खतरों में तो नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऑनलाइन सर्च किया, जिसमें उन्हें कुछ लोगों के नंबर मिले। उसमें एक का नाम था ऑर्थर, जिसे काफी अच्छी रेटिंग मिली हुई थी। यानी कि वो वहां का लोकल गाइड था और जितने भी लोग आए थे उन लोगों ने उसे काफी अच्छी रेटिंग दी थी। यानी कि वो एक अच्छा गाइड था। इंसान का स्वभाव होता है कि वो हमेशा सबसे बेहतर ही चाहता है। किसी कम रेटिंग वाले को क्यों देखा जाए जब उनके पास एक अच्छी रेटिंग वाला एक गाइड हो। रिचर्ड ने ऑथर को कॉल किया और उससे बुकिंग ले ली। उसे बता दिया कि वो किस दिन आने वाले हैं और उन्हें क्या क्या एडवेंचर करने हैं। साथ ही पहले से बुकिंग करने पर एडवांस पेमेंट भी दे दी, यानी कि थोड़ा बुकिंग अमाउंट। 2 दिन बाद वो तारीख आई जब उन्हें जाना था न्यू जर्सी के पास उस जंगल में। वो 5 मिलकर उस जगह के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचते ही उन्हें मेन रोड पर ही अपना गाइड नजर आ गया, जो उनका वहीं इंतजार कर रहा था। गाइड उन्हें वहां ले गया जहां उन्हें अपना व्हीकल पार्क करना था, जहां उनका व्हीकल सेफ रहे। इसकी जिम्मेदारी भी गाइड की ही थी। व्हीकल को सेफली पार्क कर अब वक्त था जंगल की ओर जाने का। दिन में करीब 1 बजे उन्होंने जंगल की ओर जाना शुरू किया। उन सभी के कंधों पर काफी भारी भरकम बैग टंगे हुए थे, जिसमें उनकी जरूरतों का सारा सामान था। सामान में था उनका टेंट, जिसे लगाकर वो कैंपिंग करते। साथ ही खाने की कई सारी चीजें, मसाले,
पीने के लिए शैंपेन। वैसे तो वो लोग लकड़ियां ढूंढ कर ही अपना खाना बनाया करते थे, पर बाय चांस अगर उन्हें लकड़ियां ना मिले तो ऐसी स्थिति के लिए वो अपने साथ रखते थे एक छोटा सा स्टोव, जिसके साथ एक छोटा सा गैस सिलेंडर भी होता था, जिससे उन पांचों का 2 समय का खाना बड़े आराम से बन जाए। ट्रैकिंग चल ही रही थी। गाइड उन्हें जंगल की जानकारी देते जा रहा था कि यहाँ पर किस किस प्रकार के जानवर मिलते हैं। उनके गाइड ऑथर ने उन्हें बताया कि यहाँ पर कुछ भालू है, ज्यादातर यहाँ पर हिरण है, कुछ जंगली सुअर भी हैं। बिग कैट्स जैसे कि चीता, शेर और लेपर्ड्स वो यहाँ पर ज्यादा नहीं पाए जाते, पर कुछ मात्रा में वो हैं, लेकिन काफी दूर हैं, तो ये लोग उनसे सुरक्षित है। गाइड ये देखकर भी हैरान था कि इनमें से कोई अभी तक थका नहीं या उन लोगों ने किसी भी तरह का ब्रेक नहीं लिया। तो आखिरकार उसने उन लोगों से पूछ ही लिया कि जब भी कोई दूसरा आता है तो वो यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम जरूर करता है, आप लोग भी रुकना चाहेंगे? इस पर रिचर्ड ने उससे पूछा कि यहाँ पर क्या कोई देखने लायक जगह है जिसके लिए हम रुकें? सामने से ऑथर ने जवाब दिया कि यहाँ पर देखने लायक तो कोई जगह नहीं है, पर पेड़ों की छांव अच्छी है और बैठने लायक साफ जगह भी है। झाड़ियां कम है तो किसी तरह के जीवों का खतरा कम रहता है। सामने से ऑथर को जवाब मिला कि वो लोग अभी नहीं रुकना चाहते, वो अभी सीधे अपनी मंजिल तक जाना चाहते हैं, जहां पर उन्हें कैंप लगाना है और रात के खाने के लिए कुछ ढूंढना है। ऑथर ने उनसे पूछा कि क्या वो हमेशा ट्रैकिंग करते रहते हैं, क्योंकि उनमें से कोई भी अभी तक बिल्कुल नहीं थका और ना ही वो लोग रेस्ट करना चाह रहे हैं। उसे सोनिया ने जवाब दिया कि वो लोग हमेशा ट्रैकिंग करते ही रहते हैं, जब भी उन्हें छुट्टियां मिलती हैं वो कहीं ना कहीं ज़रूर घूमने जाते हैं और वहाँ पर कैंप लगाते हैं। कैंपिंग उनका फेवरेट काम है और खुशकिस्मती से उन सभी का यही पैशन है। इस पर ऑथर ने उन्हें कहा कि आप लोगों के साथ तो मुझे काफ़ी कम मेहनत करनी होगी, आप काफ़ी परिपक्व लग रहे हैं। एक गाइड से ऐसी तारीफ मिलना उन लोगों के लिए सम्मान की बात थी। थोड़ी दूर आगे जाने पर 2.5 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद उन्हें एक ऐसी जगह मिली जो कुछ मैदान सी थी। करीब 50 से 100 मीटर का एरिया था जो गोले सा था। अगल बगल तो घना जंगल था, पर उस एरिया में ऐसा कुछ नहीं था, ना वहां झाड़ियां थी और ना ही कोई खास पेड़ थे, भी तो छोटे छोटे पेड़ थे। इतने घने नहीं थे कि उनमें किसी जानवर का होने का शक हो और उसे देखा ना जा सके और उससे उन्हें कोई खतरा हो। यह जगह कैंपिंग के लिए बेस्ट थी। गाइड ने वहां पहुंचकर उनसे कहा कि सारे लोग यहीं पर कैंपिंग करते हैं और इस जगह को बनाया ही उसलिए गया है। उन पांचों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बड़ा ही अच्छा लग रहा था उन्हें। चारों तरफ पेड़, इतना घना जंगल, बीच में एक खाली छोटा सा मैदान जहां उन्हें आज रात को रुकना था, आग जलानी थी, टेंट में रहना था। तो वो अपने काम में लग गए। हमेशा से ही उन्होंने अपने काम बांट कर रखे थे। सोनिया और जैकलीन हमेशा साथ में टेंट को पिच किया करती थी। जॉय का काम होता था लकड़ियां इकट्ठी करना। अगर उसका काम जल्दी हो जाया करता था तो वो आकर सोनिया और जैकलीन की मदद करता था। रिचर्ड और पार्कर साथ में हमेशा शिकार के लिए जाया करते थे। वे सभी हमेशा इन दोनों के द्वारा किए गए शिकार को ही डिनर में खाया करते थे। रिचर्ड और पार्कर का यह पसंदीदा काम भी था, पर हर बार तो शिकार नहीं मिला करता था। जब वो नदी के किनारे रुका करते थे तो मछलियां पकड़ लिया करते थे। अगर कभी कुछ हाथ ना लगा तो इस
सिचुएशन के लिए भी वो अपने साथ खाना लेकर जरूर आते थे, ऐसा खाना जिसे बनाकर वो तुरंत खा सकें। साथ में कुछ फल भी होते थे जो डिनर के साथ खाए ही जाएंगे, वरना अगली सुबह खाए जाएंगे। सब कुछ पहले से एकदम तय होता था। उन्होंने पहले ही ऑथर को यह बता दिया था कि वो शिकार करेंगे, क्योंकि इसकी परमिशन भी थी। तो ऑथर उन्हें ऐसी जगह पर ले जाने के लिए तैयार था जहां उन्हें आसानी से शिकार मिल जाए। सोनिया और जैकलिन टेंट को पिच करने लगी। जॉय चला गया लकड़ियां इकट्ठी करने। उसे ऑथर ने ही बताया था कि किस एरिया में जाने पर उसे अच्छी जलाऊ लकड़ियां मिलेंगी जो सूखी हो और जल्द ही आग पकड़े। साथ ही उसने उसे कुछ सलाहें दी। उसके बाद ऑथर रिचर्ड और पार्कर के साथ चला गया उनके शिकार के लिए। जॉय लकड़ियां ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते वो थोड़ा आगे निकल गया। थोड़े दूर जाने पर उसे कुछ ऐसी लकड़ियां मिली जैसे किसी ने पेड़ कभी काटा हो। काटा तो हो, लेकिन उसे उठाना भूल गया हो। कुछ लकड़ियां बड़े ही सटीक शेप में कटी हुई थी। तो साथ ही कुछ ऐसी लकड़ियां भी मिली जो किसी पेड़ से टूट गई हों, बंदरों के कारण या किसी और वजह से। पर लकड़ियां इतनी थी कि उनका डिनर बड़े आराम से बन जाता। उसने लकड़ियों को इकट्ठा करना शुरू किया, उन्हें एक रस्सी से बांधना शुरू किया। थोड़ी देर में वो वापस कैंप की ओर निकल पड़ा। उधर रिचर्ड और पार्कर ऑथर के साथ शिकार की तलाश में घूम रहे थे। वो ढूंढ रहे थे किसी ऐसे शिकार को जो थोड़ा आसान हो और उनके रात के डिनर को लजीज बना दे। पर आज किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। अभी तक कुछ नहीं मिला था। जंगल घना था। थोड़ी थोड़ी देर में कहीं ना कहीं से सरसराहट की आवाज आती, पर ऑथर के साथ होने के कारण उन्हें डर नहीं लग रहा था। साथ ही ऑथर भी उन्हें कह देता कि ये कोई मामूली सी आवाज होगी, उस पर ज्यादा ध्यान ना दें और डरे ना। जब भी उसे कोई खतरा महसूस होगा वो खुद ही उन्हें बता देगा कि यहाँ पर खतरा है और उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तभी उन्हें आसमान में अचानक कुछ पक्षी उड़ते नजर आए। वो उनसे कुछ ही दूर पर किसी एरिया से उड़े थे। साथ ही आई कुछ अजीब सी आवाज। ऑथर ने उनसे कहा, हो सकता है वहां किसी तरह जानवरों का झुंड हो जिनकी वजह से ये पक्षी उड़े हैं, तो हमें जल्द से जल्द वहां चलना चाहिए। रिचर्ड और पार्कर अपनी बंदूक ले उसके पीछे पीछे भागे, पर जहां पर वो पहुंचे वहां उन्हें सिर्फ घना जंगल दिख रहा था। पेड़ थे, पक्षी तो हवा में ही थे, पर नीचे कुछ नहीं था। अभी तक इस जंगल में आए उन्हें 3 घंटे से ज्यादा हो गया था, पर एक भी जानवर उन्हें नजर नहीं आया था। तीनों थोड़ा अलग अलग बटकर ढूंढने लगे। तभी रिचर्ड को नजर आया एक मरा हुआ जानवर, उसकी खाई गई आधी लाश। उस जानवर को किसी ने शिकार करके मारा था, यानी कि किसी दूसरे जानवर ने उसका शिकार किया था, लेकिन पूरा खाया नहीं था। देखकर वो ज्यादा पुराना भी नहीं लग रहा था। रिचर्ड ने ऑथर को और पार्कर को आवाज दी। दोनों वहां पर आ गए। उन्होंने भी उस जानवर को देखा। ऑथर ने करीब जाकर उसे देखा और कहा कि ये आज का ही शिकार लगता है। किसी जानवर ने किया होगा, पर पूरा खाया नहीं। जो भी है, आप लोगों के शिकार करने की जो मेहनत थी वो तो बच गई। आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। यही होगा हमारा डिनर। रिचर्ड और पार्कर भी काफी खुश थे, क्योंकि अब उन्हें मेहनत जो नहीं करनी थी। दोनों पास में गए और उसे उठाने लगे, पर जानवर को उठाते वक्त रिचर्ड की नजर गई एक निशान पर जो उसकी खाल पर बना हुआ था। एक गोला था, छोटा गोला। उस गोले पर
बीच में एक लकीर थी, सीधी लकीर, और उस सीधी लकीर से जुड़ी हुई दो आधी लकीरें जो गोले के अंत तक जाती थी। ऐसा निशान जो कोई इंसान ही बना सकता है। उसे देखकर रिचर्ड ने कहा, ऑथर, ये क्या है? ऑथर ने एक नजर उस निशान को देखा। 2 सेकंड उसने कुछ सोचा और फिर कहा, अरे ये मुझे लगता है सरकार का काम है। सरकार करती है ना निशानदेही, जानवरों की गिनती वगैरह। यहां भी वाइल्ड लाइफ के काफी ऑफिसर आते रहते हैं। जानवरों के संरक्षण के लिए गिनती होती है कि किन्हें संरक्षण देना है और किन्हें अभी इस कैटेगरी से बाहर रखना है। पार्कर ने कहा, तो क्या ये संरक्षित जीव है? इस पर ऑथर ने कहा, देखिए संरक्षित है भी तो हम किसी कानून को नहीं तोड़ रहे। अब ये जीवित नहीं है और जहां तक मुझे पता है कि ये जीव तो संरक्षित भी नहीं है। हो सकता है गिनती हुई हो तब लगा दिया हो निशान। चलिए अब इसे उठा ले चलिए। तीनों उसे उठाकर कैंपिंग की साइट पर आ गए। वहां आकर उन्होंने देखा टेंट लग चुके थे। सोनिया, जैकलीन और जॉय बैठकर गप्पे हाँक रहे थे। लकड़ियां भी बीचों बीच लगा दी गई थी ताकि उन्हें जलाया जा सके बोन फायर के लिए और उनका खाना पकाने के लिए। अंधेरा होने वाला था, आग जलाई गई। सब आग के अगल बगल बैठ गए। साथ में जो वेफर्स लाए थे वो खाए जाने लगे। ऑथर वहां आए हुए कुछ लोगों की कहानियां सुना रहा था, जिसमें कुछ हंसी मजाक हो, मनोरंजन हो कि कैसे आने वाले लोग अजीब अजीब हरकतें करते हैं और उन्हें कैसे डील करना पड़ता है। किसी बच्चे की तरह यहाँ पर आने वाले लोगों का ख्याल गाइड को कैसे रखना पड़ता है। उन्हें छोटी छोटी चीजें समझानी पड़ती है कि ये करो ये ना करो। और उसे पहली बार इतने समझदार लोग मिले हैं। ये सब बातें हो ही रही थी कि जॉय ने कहा कि अब उसे भूख लग रही है तो शुरू हो जाएं, अपना खाना बनाना शुरू करते हैं। सब काम में लग गए। लकड़ियों में आग लगाई और बचे कुचे गट्ठे जो अलग रखे थे धीरे धीरे उसमें डालने जाने लगे। पर लकड़ियां डालते डालते कुछ देखकर रिचर्ड की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसने अभी अभी जो लकड़ी आग में रखी थी उस लकड़ी में उसे आधा निशान दिखा, वही निशान जो उसने उस पशु पर देखा था। लकड़ी ऐसी लग रही थी जैसे उस निशान से बीच से काट दी गई हो। पर उसकी धड़कनें तब तेज हो गई जब जॉय ने भी एक लकड़ी रखी, रिचर्ड की रखी हुई लकड़ी से सटाकर, और अब तक अधूरा वो दिखने वाला निशान पूरा हो चला था। वही गोला, उसमें बनी हुई वही सीधी लकीर और 2 छोटी आधी लकीरें जो गोले तक अंत तक जा रही थी। एक निशान को देखकर इतना घबराना कोई भी आम बात तो थी नहीं जिसे रिचर्ड दूसरों से कह सके और उसे कहने में खुद को सहज महसूस करे। ये तो एक अजीब सा भय था। उस वक्त वो कुछ कहना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि उसके मुंह से निकलने वाली आवाज उसकी तेज धड़कनों के साथ साथ कुछ बहकेगी। उसके अल्फाज शायद उस तरह ना निकलें जैसे अक्सर निकला करते हैं। मन में उमड़ते हुए सवालों को और दिल में बैठ जाने वाली उस घबराहट को विराम देते हुए उसके मन में एक ख्याल आया कि हो सकता है किसी पेड़ पर भी निशान बनाया गया हो। ये किसी तरह का कोड हो जो सरकार यूज कर रही है। उसने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा। थोड़ी देर में सारी तैयारियां पूरी हो गई और खाने को पकाने के लिए रख दिया गया। आंच पर रखे हुए उस जीव के एक हिस्से को देख जॉय अचानक से स्तब्ध रह गया। स्तब्ध रहने का कारण भी था। कारण यही कि लकड़ियां ढूंढते वक्त उसे एक निशान दिखा था लकड़ियों पर, और वही निशान अब उसे दिख रहा है उस पशु की
खाल पर। एक घबराती हुई नजर से उसने रिचर्ड और पार्कर की ओर देखा। दोनों की ही नजर आग की ओर थी। अपनी घबराई हुई नजरों से उसने जैकलीन और सोनिया को भी देखा, पर वो भी अपनी बातों में ही व्यस्त थी। फिर नजर गई ऑथर की ओर। ऑथर उसे ही देख रहा था। बिना कुछ कहे दोनों ने आंखों ही आंखों में उस निशान के बारे में एक दूसरे से कई बातें कर ली। अपने जहन में उठते हुए सवालों, डर के साए को जॉय अपनी जबान पर नहीं लाना चाहता था। कुछ ही देर पहले जिस ऑथर ने उनकी तारीफ की थी उसके सामने वो बेवकूफ नजर नहीं आना चाहता था, पर उसकी आंखें काफी कुछ कह गई थी। रिचर्ड और जॉय के मन में उठते सवालों और उस अनकहे डर को शांत करता हुआ एक जवाब आया। ऑथर ने जॉय के बिना कुछ पूछे ही कह दिया, ये सरकारी निशान है, किसी तरह की निशानदेही के लिए लगाया गया है, कोई कोड है शायद। जॉय ने ओह ऐसा कहकर ऐसे जवाब दिया जैसे उसे इस निशान की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। वो तो बस यूं ही उसकी नजर में आ गया था और अपने मन की क्यूरियोसिटी के कारण वो ऑथर को देख रहा था। रिचर्ड जो अब तक शांत था और जिसने अभी तक उस निशान के बारे में कुछ भी नहीं कहा था, वो मन ही मन ये सोचकर खुश हुआ कि ये सब सिर्फ उसके मन में ही नहीं बल्कि कुछ और लोगों के मन में भी आया है। और जब एक गाइड इस निशान की मामूली निशान होने की गवाही दे रहा है तो इससे डरना बेवकूफी है। सब कुछ वापस से वैसा ही हो गया। अब खुशी उनके अंदर से आ रही थी। इसके बाद उनका डिनर बनके तैयार हुआ। उन सभी ने साथ में डिनर किया, म्यूजिक बजाया, डांस किया। माहौल बड़ा ही खुशनुमा था। आखिरकार वक्त आया सोने का। 3 टेंट थे। एक में तो जैकलीन और सोनिया रहने वाले थे, तो एक में पार्कर और जॉय, तीसरे में ऑथर और रिचर्ड साथ में रहने वाले थे। दिन भर की थकान के कारण वो लोग जल्द ही सोने चले गए और जल्द ही उन्हें नींद भी आ गई। रात में रिचर्ड की नींद अपने टेंट में होती हुई अजीब आवाजों के कारण खुली। जैसे ही उसने आंख खोली, चांद से टेंट पर पड़ती हुई रोशनी के साथ उसने अपने टेंट की दीवारों पर ऊपर छत पर एक परछाई देखी, जैसे किसी चमगादड़ की परछाई हो। एक ही झटके में वो परछाई गायब भी हो गई। उसने साथ में यह भी महसूस किया कि उसका टेंट भी जोरों से हिल रहा था। इस सब से घबराकर उसने जल्द से जल्द ऑथर को उठाया। जब तक ऑथर उठा तब तक मामला बिल्कुल शांत हो गया था। परछाई तो एक पल के लिए ही दिखी थी, पर टेंट का हिलना बिल्कुल बंद था, मानो कोई हवा का झोंका सिर्फ रिचर्ड की नींद खराब करने के लिए आया था। रिचर्ड ने ऑथर से कहा कि उसे टेंट के बाहर कोई परछाई नजर आई है, साथ ही टेंट भी जोरों से हिल रहा था। इस पर ऑथर ने उसे कहा कि वो अपनी बंदूक उठा ले। ऑथर ने टेंट में लगी हुई चेन खोली। रिचर्ड को बंदूक की नली उस ओर रखने के लिए कहा। फिर वो धीरे से टेंट के बाहर निकला। हाथ में टॉर्च थी। चारों ओर टॉर्च घुमाता हुआ ऑथर वापस अपनी मुंडी टेंट के अंदर डालता है और रिचर्ड से कहता है कि रिचर्ड बाहर आकर खुद ही तसल्ली कर ले कि यहां पर कुछ है क्या। रिचर्ड भी अपने हाथ में बंदूक थामे बाहर निकलता है, पर उसे दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता। रात भी चांदनी थी। जंगल साफ नजर आ रहा था। जिस एरिया में वो रुके थे वहां तो कुछ भी नहीं था सिवाय उनके टेंट और बुझती हुई आग के। रिचर्ड कहता है कि उसने टेंट के ऊपर एक पल के लिए कोई परछाई देखी थी। परछाई देखने में किसी तरह का चमगादड़ लग रही थी, पर बस एक पल को दिखी। इतना सुन ऑथर उसे कुछ पल देखते रहा, फिर कहा कि चांदनी रात में शायद कोई
चमगादड़ ऊपर से उड़ रहा होगा और उसकी परछाई रिचर्ड को नजर आई। साथ ही टेंट की पिचिंग कुछ अच्छे से नहीं हुई होगी, जिसकी वजह से टेंट इस कदर हिला। दोनों ही जवाब रिचर्ड को संतुष्ट कर रहे थे, पर अब उसे टॉयलेट जाना था। वो इतना डरपोक भी नहीं था कि ऑथर को कहता साथ चले। तो अपने हाथ में बंदूक थामे वो जंगल की तरफ जाने लगा। ऑथर ने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। जवाब सुनकर ऑथर मुस्कुराकर वापस टेंट में अंदर चले गया। जंगल में कुछ दूर अंदर जाने पर रिचर्ड वहां पर हल्का होकर थोड़ी देर बाद बाहर आ गया। लेकिन जैसे ही वो उस गोल मैदान की तरफ पहुंचा, उसके होश उड़ गए। जहां अब तक सुंदर से 3 टेंट लगे हुए थे, व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित दूरी पर थे। बीच में जल रही थी थोड़ी सी आग। अब वहां पर बस टेंट के कपड़े पड़े हुए हैं, जैसे किसी ने उसे चीर कर वहां फेंक दिया हो। तीनों में से एक भी टेंट वहां पर व्यवस्थित नहीं है। जलती हुई आग की लकड़ियां भी बिखरी पड़ी हैं। ना ही वहां पर नजर आ रहा है उसका कोई दोस्त। इस घने जंगल में किसी को भी ये डराने के लिए काफी था। ना सिर्फ डराने के लिए, बल्कि बेहद डराने के लिए। रिचर्ड घबराया सा अपने दोस्तों को आवाज देने लगा, पर कहीं से कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बदहवास सा वो वहीं पर इधर उधर निहारते रहा। आखिरकार उसने तय किया अपने दोस्तों को वो जंगल में ढूंढने जाएगा। वो काफी समझदार था। वो टेंट के पास गया। उसने देखा कि वहां पर उसे किसी तरह के पैर के निशान मिल जाएं, और वो निशान कहीं जा रहे हो तो उनके पीछे जाकर वो अपने दोस्तों को ढूंढ सकता है। रिचर्ड जैकलिन और सोनिया के टेंट के पास गया, यानी कि जहां उनका टेंट पिच था। वहां से उसे एक पैरों का निशान जंगल की ओर भागते हुए दिखा। वो उस हल्के से निशान के पीछे पीछे टॉर्च मारता हुआ जंगल में घुस गया। जंगल में थोड़े अंदर जाने पर हल्की फुल्की घास थी, जहां पर मिट्टी नहीं थी, ना ही धूल, तो नहीं था कोई भी निशान। रिचर्ड एक जगह जाकर रुक गया। थोड़ी देर सोच कि वो अब आगे बढ़े या वापस लौटे। उसने खुद को हिम्मत दी और वो आगे बढ़ गया। जंगल में सीधा उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए वो यहां वहां टॉर्च मार रहा था। उसने तय किया था 100 कदम चलेगा और फिर वापस आ जाएगा। साथ ही वो अपने दोस्तों को आवाज भी लगा रहा था। थोड़ी दूर जाकर उसे कुछ नजर आया। वो था सोनिया के पैरों का जूता। उस जूते को देखते ही रिचर्ड जोरों से चिल्लाने लगा। उसने फिर सोनिया को आवाज दी, पर कहीं से कोई जवाब नहीं आया। वो फिर आगे की तरफ भागा, इस उम्मीद में कि उसका कोई तो दोस्त मिलेगा और उसके दोस्त किसी तरह की मुश्किल में है। मुश्किल? कैसी मुश्किल? अजीब अजीब ख्याल बुनता हुआ उसका मन में उमड़ते अजीब प्रश्न और उसका जवाब ढूंढता हुआ उसका खुद का मन। इस उधेड़बुन में उसके पैर अपने आप ही चले जा रहे थे। थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे एंड्रयू की जैकेट मिली। यह सब बेहद डराने वाला था। अब रिचर्ड ने फैसला किया कि वो वापस लौटेगा, क्योंकि अगर उसके दोस्त ठीक रहे तो वापस वहीं आएंगे। अब उसके मन में थोड़ा भय भी आ गया था और वो वापस उसी रास्ते पर लौट पड़ा। आगे जाते जाते वो थोड़ा रास्ता भटक गया, क्योंकि वो मैदान आ ही नहीं रहा था। तभी उसे अपने सर के ऊपर पेड़ों में कुछ हलचल होती नजर आई। जब उसने ऊपर देखा तो जो उसने देखा वो उसका मन मानने को तैयार नहीं था। ऊपर आसमान में उसे नजर आ रहा था एक चमगादड़, पर चमगादड़ नॉर्मल नहीं था। इसका आकार किसी इंसान से भी ज्यादा था, किसी इंसान का 3 गुना। साथ ही उसका मुंह किसी घोड़े या किसी बकरी जैसा था।
रिचर्ड के मन में अचानक से वो सारी लोक कथाएं घूमने लगी जिसमें ऐसे ही एक राक्षस का वर्णन है जिसे लोग कहते हैं जर्सी डेविल। पर आज तक ना ही इसके मिलने का कोई सबूत था, ना ही किसी ने इसे देखा था। देखने के दावे जरूर थे पर वो विश्वास के परे थे। साथ ही आज तक किसी ने जर्सी डेविल से होने वाला कोई नुकसान नहीं बताया था जो लोगों के बीच इसका कोई डर फैला सके। पर रिचर्ड आज सब कुछ देख रहा था, वो इसका प्रत्यक्षदर्शी था। उसके कदम अपने आप थम गए। तभी ऊपर से उड़ता हुआ वो डेविल अचानक से नीचे आया। उसे अपनी तरफ आता देख रिचर्ड ने उल्टे कदम भागना शुरू किया, पर वो इतना तेजी से आया कि रिचर्ड को भागने का कोई मौका नहीं मिला। आते ही उसने कंधों से रिचर्ड को पकड़ लिया। उसके बड़े बड़े नाखूनों के बीच रिचर्ड के कंधे फंस गए थे। वो रिचर्ड को उठाकर हवा में ऊपर उड़ने लगा। अब रिचर्ड अपने अंजाम की सिर्फ कल्पना कर रहा था। उसने ऊपर से देखा कि पास में ही वो मैदान है जिस ओर उसे जाना था, पर रास्ता उसने कोई और ले लिया था। अब वो डेविल उसे उसी मैदान पर ले जा रहा है। उस डेविल ने उसे थोड़ी ऊंचाई से उस मैदान पर पटक दिया, पर ऊंचाई इतनी भी नहीं थी कि रिचर्ड को कोई चोट आए। गिरा हुआ रिचर्ड धीरे धीरे जमीन से अपनी नजरें ऊपर उठा रहा था। तभी उसे अपने सामने खड़ा हुआ नजर आया ऑथर। ऑथर को देख उसके मन में पैदा होने वाली कश्मकश अब और भी बढ़ गई थी। एक बार उसने वापस आसमान की तरफ नजर घुमाई। जर्सी डेविल अब वहां पर नहीं था। रिचर्ड ने एक सांस में ऑथर से क्या क्या पूछ डाला उसे खुद नहीं पता था। उसके दोस्त कहाँ है? ये जो राक्षस है, क्या ऑथर ने उसे देखा? उसके दोस्त सुरक्षित है भी या नहीं? और ऑथर एकदम नॉर्मल यहां पर कैसे खड़ा है? रिचर्ड की शक की सुई पूरी तरह से ऑथर पर थी। ऑथर ने कहा कि वो एक एक करके जवाब देगा। ऑथर ने सबसे पहला जवाब दिया कि वो जिसे राक्षस कह रहा है वो एक सत्य है, एक सत्य जिसके बारे में जानता तो हर कोई है पर सामना किसी का नहीं हुआ। वो रिचर्ड से कहता है कि रिचर्ड और ऑथर खुशनसीब है कि उनका सामना इससे हुआ। ये बात रिचर्ड को बड़ी अजीब लगी। ऑथर आगे कहता है, दूसरों के लिए ये डेविल होगा पर उसके लिए नहीं, क्योंकि उसने इस जंगल को बचा कर रखा है, वरना इंसान तो कब का इसे भी खा गए होते। वो उसके लिए देवता समान है और यहां पर हमेशा आते रहने के कारण डेविल उसे जानता था लेकिन कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर एक दिन उनकी मुलाकात हुई। ऑथर ने कहा कि वो कुछ कहता नहीं है पर उसके बिना कहे उसकी सारी बातें सुनाई देती हैं। रिचर्ड अब कुछ सुनने के मूड में नहीं था। उसने चीखते हुए कहा, मुझे ये सब बकवास नहीं सुननी है, मेरे दोस्त कहाँ हैं? तभी आसमान से फिर से वो डेविल उड़ता हुआ आया, अपने बड़े बड़े पंखों को फड़फड़ाता हुआ आकर वो ऑथर के बाजू में खड़ा हो गया। उसने अब अपने दोनों पंख समेट लिए थे किसी कोर्ट की तरह। उसने रिचर्ड को देखा। रिचर्ड की आंखों में, रिचर्ड ना चाहते हुए भी उसकी आंखों पर देखने लगा। उसकी आंखों में देखने पर रिचर्ड को एक आवाज सुनाई दी। उसने कहा कि अपने दोस्तों को तो तुमने खुद मारा है। रिचर्ड बोल पड़ा, क्या बकवास है ये? सामने से उसके मन में वापस एक आवाज आई। आवाज ने कहा, अपने कपड़ों को देखो। जब उसने अपने कपड़े देखे वो खून से सने हुए थे। इस भागम भाग में उसने इस ओर तो ध्यान दिया ही नहीं था। साथ ही रिचर्ड ने अपनी परछाई को देखा। उसकी परछाई में उसकी पीठ से नजर आ रहे थे दो पंख। सामने से ऑथर बोल पड़ा, डेविल को अपनी फैमिली बड़ी करनी थी,
हर डेविल 100 सालों बाद किसी दूसरे डेविल को चुनता है और खुद इस शरीर से मुक्त हो जाता है। तुम खुशनसीब हो, इन्होंने तुम्हें चुना। जब तुम टॉयलेट गए थे वहीं इन्होंने तुम्हारे गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए थे। उसके बाद तुम इनके ही जैसे हो गए। तुम वापस आए अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। तुमने अपने दोस्तों पर हमला किया, उनका शिकार किया। इनके द्वारा दिया गया डीएनए तुम्हारे लिए किसी नशे की तरह था। तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला। वापस वहां चले गए। आकर अपने दोस्तों को ढूंढ रहे थे। मैं तो छुप गया था, क्या पता मुझे भी खा जाते। इतना कहकर ऑथर हंसने लगा। रिचर्ड ने अपने हाथों को देखा। अब वो बड़े बड़े नाखूनों से लैस बालों से भरे हुए थे। उसका आकार भी काफी ज्यादा बदल गया था। अब वो अपने आप से काफी बड़ा महसूस कर रहा था। साथ ही ऑथर, जो अब तक उसकी हाइट का था, उसके सामने बौला सा नजर आ रहा था। अपनी आंखों से उसने देखा कि उसका मुंह किसी घोड़े की तरह लंबा हो गया है। उसके दांत नुकीले और पैने हो गए हैं। उसके पंख अब तक जो परछाई में नजर आ रहे थे वो कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हैं। वो पूरी तरह से डेविल में बदल चुका था। पर अपने दोस्तों के लिए उसका वो गम अभी भी शांत नहीं हुआ था। इसके बाद उसने सबसे पहला शिकार किया, अपने होशो हवास वाला। जंगल में चीखें गूंजने लगी। रिचर्ड ने ऑथर से अपने दोस्तों का बदला ले लिया था। आज भी वो उन जंगलों में अपने दोस्तों की याद में भटक रहा है, उस डेविल के रूप में। इंतजार कर रहा है अगले उत्तराधिकारी का।